नमस्कार। आज की इस नई और विस्तृत गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा है। हम्म। मतलब ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में है। बिल्कुल। और अक्सर लोग इसे बस एक कानूनी दस्तावेज मान लेते हैं। लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। सही कह रही हैं। क्योंकि जब हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ कुछ नियमों या धाराओं की बात नहीं कर रहे होते। हम उस बुनियाद की बात कर रहे होते हैं जो किसी भी इंसान के स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो बहुत ही दिलचस्प है। हम डायमंड एकेडमी 25 और उनके प्रस्तुतकर्ता राकेश कुमार द्वारा तैयार किए गए नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। जी। इस सामग्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कानूनी धाराओं को रटाने पर जोर नहीं देती। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, मतलब हमारा मिशन भी यही है कि आज हम सिर्फ कानून ना पढ़ें, बल्कि ये समझें कि कैसे ये अधिकार लोकतंत्र की एक मजबूत नींव है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो जब हम इस स्रोत का विश्लेषण शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है संविधान का भाग 3। भाग 3, हाँ। इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक शब्द है। मतलब मैग्ना कार्टा, ये सुनना ही अपने आप में बहुत रोमांचक लगता है। ये एक ढाल और तलवार दोनों का काम कैसे करता है? देखिए, मैग्ना कार्टा इतिहास में पहली बार राजा की असीमित शक्ति पर लगाई गई एक लगाम थी। हाँ। तो भारतीय संदर्भ में ये राज्य यानी सरकार की असीमित शक्ति के खिलाफ आम नागरिक की रक्षा करता है। तो ये जो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन यह अधिकार नागरिक को सत्ता के सामने खड़े होने की ताकत देते हैं। और नोट्स में एक बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वाद योग्य या जस्टिशिएबल। जी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में अधिकार कागज पर तो हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें छीन ले तो नागरिक के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं होता। लेकिन यहाँ ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का शासन हो, न कि किसी की तानाशाही। ये तो बहुत बड़ा शक्ति हस्तांतरण है। मतलब असली ताकत सीधे नागरिक के हाथों में है। एग्जैक्टली। अब अगर हम अधिकारों की बात करें तो स्रोत में जो सबसे पहला स्तंभ बताया गया है वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। जी। इसे अगर हम दैनिक जीवन से जोड़कर देखें तो जैसे स्कूल में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश मिलना या किसी भी सार्वजनिक पार्क में जाने की आजादी। इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। कानून के सामने अमीर गरीब सब एक समान है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। मतलब धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल। सरकारी नौकरियों में भी सभी को समान अवसर मिलने की जो बात है वो इसी का हिस्सा है। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अनुच्छेद 17 का, छुआछूत या अनटचेबिलिटी का पूरी तरह से अंत। ये एक बहुत बड़ा समाज सुधारक कदम है। हाँ, मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक पुरानी सामाजिक बीमारी को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है। ये समाज के लिए कितना बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है। समानता स्थापित करने के बाद जो अगला कदम होता है वो है आजादी। और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ये वो अधिकार है जो हमें अपनी बात खुलकर कहने या दोस्तों के साथ कोई स्टडी क्लब बनाने की आजादी देता है। और इसे और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ बोलने की आजादी तक सीमित नहीं है। पूरे देश में कहीं भी घूमने, बसने और कोई भी व्यवसाय या काम करने की आजादी भी इसी में शामिल है। लेकिन स्रोत में एक बात बहुत स्पष्ट की गई है जिस पर ध्यान देना चाहिए, ये आजादी असीमित नहीं है। हाँ, युक्ति युक्त निर्बंधन। जी, मतलब आप अपनी आजादी का इस्तेमाल समाज की शांति भंग करने के लिए नहीं कर सकते। सही कहा। और इसी स्वतंत्रता में अनुच्छेद 21 भी शामिल है जो जीवन और निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार देता है। ये बहुत अहम है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। जब तक शिक्षा नहीं होगी, व्यक्ति अपनी आजादी का सही इस्तेमाल कैसे करेगा? सही बात है। अब चर्चा की दिशा को थोड़ा समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा की ओर मोड़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये विश्लेषणात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करता है कि कमजोर वर्गों और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। स्रोत के अनुसार
किसी भी व्यक्ति से जबरन या बिना वेतन के काम करवाना, जिसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, वो एक बड़ा अपराध है। मानव तस्करी पर भी पूर्ण रोक है। कोई इंसान बिकाऊ नहीं है। पूरी तरह से रोक है। ये सुनिश्चित करता है कि उनका बचपन कारखानों के धुएं में न खो जाए। बहुत ही संवेदनशीलता से डिजाइन किया गया है इसे। बिल्कुल। अब अगर हम भारत की विविधता की बात करें तो अगला अधिकार इसी का जश्न मनाता है, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 30 तक जाते हैं। जी, इसमें पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का सिद्धांत बहुत खूबी से समझाया गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। मतलब सरकार सभी धर्मों का समान आदर करती है। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने, शांतिपूर्ण तरीके से उसका पालन करने और प्रचार करने की छूट है। और अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का भी अधिकार है। हाँ, और इसी के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी जुड़े हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। ये हिस्सा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है ना? जी, ये अल्पसंख्यकों की विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार देता है। उन्हें अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी पूरा अधिकार है। ये लोकतंत्र की असली पहचान है, जहां सिर्फ बहुसंख्यक ही नहीं बल्कि हर वर्ग सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सही। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर राज्य या कोई और ताकतवर इंसान इन सारे अधिकारों को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? और यहीं पर वो अधिकार आता है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। स्रोत में इस कथन का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। बिना इस सुरक्षा के बाकी सभी अधिकार महज कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। बिल्कुल। अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ही इसे असली ताकत देता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। हाँ, ये राज्य की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र की असली शक्ति और आत्मा है। निसंदेह। ये नागरिकों को शक्तिशाली लोगों के अन्याय से बचाते हैं और हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का माहौल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देना जरूरी है। हमारे अधिकार केवल तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारे खुद के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम दूसरों के अधिकारों का कितना सम्मान करते हैं, तो क्या हमारे समाज में होने वाले ज्यादातर टकराव सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग अपने अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य भूल जाते हैं? ये एक बहुत ही सटीक और विचारणीय प्रश्न है। इसी विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह के विषयों पर गहन चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।